गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है तथा उसे भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा भी प्राप्त है। अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। यद्यपि राष्ट्रपति का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान ही है, लेकिन उसके कार्य व शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं हैं। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के अपनाने के कारण कार्यपालिका का एक वैधानिक और एक वास्तविक प्रधान होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान संसद है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी है। इस प्रकार भारत में एक साथ एक संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य की जैसी व्यवस्था स्थापित की गई है। अब आता है राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। अनुच्छेद 50H में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पद के निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार के लिए वह पहली शर्त है कि या पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कम से कम कहने का तात्पर्य यह है कि वह कम से कम 35 साल की उम्र का होना चाहिए और अधिकतम का कोई भी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। तीसरी शर्त है योग्यता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। अगला है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री को है कि पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए इतनी कम योग्यताएं आश्चर्य का विषय है, पर ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक इस पद को प्राप्त करने के योग्य हो सके। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस संबंध में संविधान मौन है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र भी होगा। अब अगला आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा उसको पद से हटाने के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव भी पुनः 5 वर्ष के लिए किया जाएगा या किया जाता है। राष्ट्रपति का पद स्थान रिक्त होने की तिथि से किसी दशा में 6 माह पूर्व ही भरा जाना चाहिए। पदावधि की समाप्ति के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने पद पर अपने उत्तराधिकारी के जब तक अपने पद पर आसीन नहीं हो जाए तब तक बना रहता है। आता है राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ। यानी राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। अपने पद के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
जब तक वह अपने पद पर आसीन है न्यायालय में उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई 2 माह का नोटिस देकर ही की जा सकती है। इस संबंध में क्या है, भारतीय राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं। अब अगला आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन के 2 विकल्प थे। नंबर 1, राष्ट्रपति का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा किया जाए, पर ऐसा करने पर वह मंत्रिपरिषद का क्या है, प्रतिद्वंदी हो सकता था तथा सत्ता के 2 अलग अलग केंद्र बनने की संभावना थी। दूसरी संभावना क्या थी कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल का कठपुतली बन सकता था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का चयन किया। भारत का राष्ट्रपति न तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है और न ही ब्रिटेन के संवैधानिक प्रधान की तरह वंशानुगत होता है। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अब कैसे होगा, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं उसके बारे में डिटेल है। अनुच्छेद 54 यानी 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा नंबर 2, राज्यों के विधानमंडलों के यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य भाग लेते हैं वो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी सभी सदस्य यानी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस बारे में हमको ध्यान रखना है। और दूसरा कौन भाग लेता है, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के अलावा भी दिल्ली और पांडिचेरी की जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। से इन दोनों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनता है उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि बन जाता है। यहाँ निर्वाचित सदस्य का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। निर्वाचक मंडल में राज्य की जो विधान परिषदों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा को भी स्थान नहीं दिया गया है। यानी कि जो राज्यों की जो काफ़ी राज्यों में क्या है विधान परिषद है, तो उनके सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को भी ये सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। परंतु मैंने अभी ऊपर बताया था दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। ये क्या है, 70वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन आया, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में स्थान दिया गया है। इस प्रकार आज हमने भारतीय राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियां और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से यानी कौन कौन उसमें भाग लेता है के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।